सुप्रीम कोर्ट ने मरीजों का बोझ कम करने के लिए एक अहम टिप्पणी की है। सर्वोच्च न्यायालय ने दवा कंपनियों की मार्केटिंग प्रैक्टिस से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि डॉक्टर्स सिर्फ जेनरिक दवा ही प्रिस्क्राइब करें, ऐसे कानूनी प्रावधान होने चाहिए। इस तरह के वैधानिक बाध्यताएं डॉक्टर्स पे होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में डॉक्टर्स अब ऐसा करेंगे, क्योंकि सरकार की ओर से कई बार इस तरह की कोशिशें की जाती रही हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स इस बात का विरोध भी करते हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि जेनेरिक दवाओं को प्रिस्क्राइब करने की कानूनी बाध्यता देश में है भी या नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, कहां-कहां अड़चने हैं, किस तरह की दिक्कतें हैं। पहले देखिए ये रिपोर्ट। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मैं लौट रहा हूं स्पेशल चर्चा के लिए बहुत ही खास मेहमानों के साथ। सुप्रीम कोर्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसे मेडिकल्स और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की एक एसोसिएशन ने दायर किया है। इस याचिका में फार्मा कंपनियों द्वारा डॉक्टर्स को प्रभावित करने वाली मार्केटिंग गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि डॉक्टर्स को केवल जेनरिक दवाइयां ही लिखनी चाहिए। भले ही ये टिप्पणी आदेश के रूप में अभी परिवर्तित न हुई हो, लेकिन ये दवा उद्योग के प्रभाव को कम करने और मरीजों के हित में इलाज को ज्यादा सुलभ बनाने की दिशा में अहम हो सकता है। जेनरिक दवाइयां ब्रांडेड दवाओं के ही जैसी होती हैं, उनमें भी वही सक्रिय घटक होते हैं जो ब्रांडेड दवाओं में होते हैं, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो समान रूप से प्रभावी भी होनी चाहिए। लेकिन इनकी कीमतें काफी कम होती हैं, क्योंकि इन पर मार्केटिंग खर्च और पेटेंट लागत नहीं होती। भारत पहले से ही दुनिया में जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऐसा नहीं है कि इस पर देश में पहली बार बहस हो रही है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि एनएमसी पहले ही डॉक्टर्स को जेनरिक दवाएं लिखने का निर्देश दे चुकी है, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उस वक्त इसका विरोध किया था। आईएमए का कहना था कि अगर सरकार जेनरिक दवाओं को बढ़ावा देना चाहती है तो फिर ब्रांडेड दवाओं को लाइसेंस ही क्यों देती है। ये विरोध केवल आर्थिक हितों का नहीं, बल्कि दवा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता से जुड़ी चिंताओं का भी है। कई डॉक्टर्स का ये तर्क है कि सभी जेनरिक दवाएं एक समान गुणवत्ता वाली नहीं होती, खास तौर से जब मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की निगरानी सख्त न हो। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर्स पर यह भी आरोप लगते आए हैं कि वो सिर्फ फार्मा कंपनियों के तोहफे और कई मामलों में रिश्वत के लालच में आकर जानबूझकर ब्रांडेड दवा प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे आम आदमी पर बोझ बढ़ता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी एक नैतिक संकेत जरूर है। ये हमें उस जटिल ताने बाने की याद दिलाती है जहां स्वास्थ्य सेवा, व्यावसायिक हित और सरकारी नीति एक दूसरे से उलझते नजर आते हैं। अगर ये टिप्पणी आगे चलकर कानून का रूप लेती है तो ये भारत की स्वास्थ्य नीति के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ डॉक्टर्स की चिंताओं को भी ध्यान में रखना होगा, और वो इसलिए क्योंकि डॉक्टर्स का तर्क होता है कि ब्रांडेड दवाएं क्वालिटी मानकों में खरी होती हैं, सख्त परीक्षण से गुजरती हैं, ब्रांड पर बनी भरोसेमंद छवि के कारण डॉक्टर्स और मरीजों की इसीलिए ये पसंद बन जाती हैं। इसके अलावा यदि सभी डॉक्टर केवल जेनरिक दवाएं लिखेंगे तो बाजार में कम गुणवत्ता वाले जेनरिक उत्पाद भी बढ़ जाएंगे, खासकर उन निर्माताओं से जो क्वालिटी मानकों का पूरी तरह से पालन नहीं करते। इसका मरीजों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ेगा, इसलिए हर पहलू को ध्यान में रखना जरूरी होगा। कुल मिला के ये बहस महज दवाओं के ब्रांड की नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य सेवा की सुलभता, समानता और नैतिकता की है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी एक मौका है उस व्यवस्था को बेहतर करने का जिसमें कभी कभी मुनाफा मरीज की भलाई से ऊपर रखा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं डॉक्टर नरेंद्र सैनी का, पूर्व सेक्रेटरी जनरल आईएमए के। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सैनी आपका शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर वीरेंद्र शाह, प्रवक्ता हैं आईडीएमए, इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। डॉक्टर शाह, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर गोपाल दाभड़े, प्रेसिडेंट हैं ड्रग एक्शन फोरम के, कर्नाटक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दाभड़े आपका शो पे। डॉक्टर सैनी, ये बहस बड़ी पुरानी है, चर्चा बड़ी पुरानी है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में एक इंटेंट का अनाउंसमेंट भी किया था कि वी आर वर्किंग ऑन अ लॉ मैंडेटिंग जेनरिक प्रिस्क्रिप्शंस, लेकिन वो कहाँ है अभी हम सबके सामने कोई स्पष्ट चीज़ उस पर नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है और सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि एक तरह का मैंडेट होना चाहिए डॉक्टर्स के लिए जिसमें वो सिर्फ जेनरिक मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करें। क्या प्रॉब्लम है सर इसमें? देखिए, मेरे को डॉक्टर बना किस लिए कि मेरे मरीज ठीक होने चाहिए।
ये नहीं कि कुछ डॉक्टर यदि ऐसा कुछ करते हैं जो एक टिप्पणी में कहा गया तो आप उसको जनरलाइज कर दें। मैं यदि मेरे पास पेशेंट तभी आएंगे यदि मैं पेशेंट को ठीक कर पाऊंगा। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आपने बिल्कुल कहा कि जेनरिक दवाइयाँ मिलनी चाहिए, लेकिन वो कहाँ चला गया? गाइडलाइंस हैं कि जेनरिक दवाई लिखनी चाहिए, और मैं भी चाहता हूँ, लेकिन आपने अपने पहले वक्तव्य में कहा कि गुणवत्ता, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। मैं जब कोई दवाई लिखता हूँ तो मुझे पैसा कई बार मुझे नहीं पता होता। मुझे पता होता है कि मेरे एक्सपीरियंस से ये दवाई ने, इस कंपनी की दवाई ने ज़्यादा फायदा किया। जो मेरे को एक समझ ही नहीं आता कि डॉक्टरों के ऊपर क्यों डाला जाता है। प्राइस कंट्रोल किसी भी दवाई का मेरे हाथ में नहीं है, वो ड्रग कंट्रोलर के हाथ में है। आप किसी भी चीज में यदि आप कुछ पाते हैं कि ये किसी ना किसी को फायदा हो रहा है, तो आप उसके रूट कॉज एनालिसिस पे जाते हैं। पहला तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस पे जाइए, दूसरा आप जाइए प्राइस पे। प्राइस कंट्रोल कौन करता है? इसका प्राइस कंट्रोल करता है ड्रग कंट्रोलर, आप उसको क्यों नहीं पकड़ते? और तीसरा, यदि सपोज यदि हम रूट कॉज की तरफ जा रहे हैं, क्या मेरे लिखने से जेनरिक दवाई केमिस्ट क्या दवाई देगा? केमिस्ट के हाथ में हमने ये दे दिया, उसके हाथ में जो दवाई होगी वो देगा, जिसमें उसको जिसमें फायदा होगा। क्योंकि ये आप देखेंगे कि अभी भी मैं जो दवाई लिखता हूं, कभी आप इसका भी एक करिए कि जितने डॉक्टर्स दवाई लिखते हैं, क्या केमिस्ट उनको वही दवाई देता है या बदल के दवाई देता है कि ये जी मेरे पास नहीं है, मैं दूसरी दवाई दे देता हूं? मैंने तो कई बार देखा कि मेरी 60% प्रिस्क्रिप्शन में जो दवाई मेरे पास जब पेशेंट लेके आता है कि सर मैं मांगता हूं कि दिखाइए मुझे, तो उसमें मैं पाता हूं कि 60% ऑफ मेडिसिन आर डिफरेंट फ्रॉम दैट कंपनी जो मैंने लिखी होती है। तो पहले तो मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये रूट कॉज नहीं है। यदि 1% डॉक्टर ऐसा करते भी हैं तो वो है ही गलत। एज ए डॉक्टर मैं कह रहा हूं, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी कहती है कि नहीं, कोई ऐसा कट नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पैसा तो उसका प्राइस कंट्रोल तो मेरे हाथ में नहीं है। सर आप मैन्युफैक्चरिंग इसमें दो पहलू हैं डॉक्टर सैनी, यू राइटली सेड, इसमें दो पहलू हैं। पहला है इसमें कि साहब ब्रांडेड दवाएं महंगी होती हैं, और उस पे आप कह रहे हैं कि ब्रांडेड दवा अगर महंगी है तो फिर प्राइस कंट्रोल तो गवर्नमेंट के हाथ में है, वो उस पर नियंत्रण लगाए। लेकिन दूसरा इशू सर इसमें एक एथिकल आता है, और एथिकल ये आता है कि ब्रांडेड दवा चाहे महंगी हो या सस्ती, या जेनरिक दवा से थोड़ी महंगी हो या बहुत ज़्यादा, या फिर हजार गुने का मार्जिन हो, ये पुरानी बहस है। लेकिन दूसरा जो एथिकल इशू आता है वो ये आता है सर कि फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हैव बीन रिपोर्टेड टू ऑफर, जो बार बार घूम फिर के इस पूरे मसले में आता है, ऑफर डॉक्टर्स लैविश गिफ्ट्स, कैश, स्पॉन्सर्ड फॉरेन ट्रिप्स, दूसरे इंसेंटिव्स कि आप हमारी ड्रग को प्रिस्क्राइब करें, और यहीं पे बात बिगड़ती है सर। इस पर कैसे अंकुश लगेगा डॉक्टर सैनी? सर देयर इज ए लॉ ऑफ द लैंड। यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो आप ऑडिट करिए ना, उनके बही खातों को ऑडिट करना भी तो गवर्नमेंट का काम है। हम एज ए डॉक्टर कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किसी भी डॉक्टर को इस तरह का लोभ दें। और 99% मैंने फिर कह रहा हूं एज ए एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं करते। बट यदि ऐसा कहीं हो रहा है, आप देख रहे हो, तो डॉक्टर ये किसका काम है? आप यदि किसी जगह पे करप्शन हो रही है, इट इज कॉल्ड ए करप्शन। यदि आप किसी को लोभ में, यदि एज ए एथिकल मैं डॉक्टर लिख रहा हूं कोई दवाई, और मैं आपको पता लगता है मैं किसी पैसे के लोभ में कर रहा हूं या किसी फॉरेन ट्रिप पे कर रहा हूं, तो आपके हाथ में सब कुछ पता लगा ना, मेरे पास कितने ट्रिप्स मैंने बाहर गया हूं और कहां से मेरे पास पैसा आया। इसके लिए तो हम सब कह रहे हैं एज ए एथिकल पर्सन, एज ए नॉर्मल पर्सन, एज ए डॉक्टर, एज ए रिप्रेजेंटेटिव, समटाइम्स व्हेन आई हैव बीन देयर, आई हैव एट दैट टाइम आल्सो, मैंने तब भी यही बोला था, क्या पकड़िए ना हम। ऑलराइट सर, आप कह रहे हैं जो रूट कॉज है उसको पकड़िए, डॉक्टर से ये आजादी मत छीनिए कि वो अपने मरीज के हित में कौन सी दवा प्रिस्क्राइब करेगा और कौन सी नहीं। डॉक्टर गोपाल दाभड़े, मैं आपका इस पर व्यू लेना चाहूंगा सर। एमसीआई की जो सर्कुलर आए हैं, इससे पहले हमने देखा एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा, 2012, 2013, इससे पहले भी, फिर 17, जो बड़े फेमस हैं क्लॉज 1.5 ऑफ 2002 रेगुलेशंस, इसमें बार बार
कहा गया है कि डॉक्टर्स जो हैं प्रिस्क्राइब करें जेनरिक नेम्स, ये एमसीआई के सर्कुलर्स में है, लेकिन उसके बावजूद जैसा डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि आप उनकी आज़ादी क्यों छीन रहे हैं? अगर कोई ब्रांडेड दवा किसी मरीज को बेहतर तरीके से अगर ठीक कर सकती है तो फिर उनसे उनकी आज़ादी क्यों छीननी? डॉक्टर दाबड़े। सबसे पहले धन्यवाद मुझे इस शो में बुलाने के लिए आपको। अभी हमने आईएमए के डॉक्टर सैनानी से बात सुनी, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि फलाना डॉक्टर को कैसे पता चलता है कि ये फलाना ब्रांड का ही मेडिसिन काम करता है। ये एक बड़ा मुद्दा है जो हमें स्पष्ट होना है, क्योंकि आपके पास कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर, मैं भी मेडिकल प्रैक्टिशनर करता था, मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास कोई लैब टेस्टिंग फैसिलिटीज नहीं होती है, कोई स्टैंडर्डाइजेशन मेथड का कोई भी किट नहीं होता है। तो हमको ये डॉक्टर जो प्रैक्टिस करते हैं उनको कैसे पता चलता है कि फलाना दवा कंपनी का जो ब्रांड है वो अच्छा है? तो डॉक्टर दाबड़े, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा डॉक्टर सैनी इसका आंसर कर दें। डॉक्टर सैनी, डॉक्टर दाबड़े सीधा प्रश्न उठा रहे हैं कि डॉक्टर्स को कैसे पता, उनके पास कोई लैब टेस्टिंग व्यवस्था है क्या कि सिर्फ ब्रांडेड दवाएं ही काम कर रही हैं? सर मैं इनसे ही क्वेश्चन, मैं बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया, मैं इसका 2 शब्दों में आंसर करूंगा। पहला, मैं ब्रांडेड लिखना ही नहीं चाहता, लेकिन ब्रांडेड बनाई किसने? ड्रग मैन्युफैक्चरर के हाथ में क्यों आप देते हो 10 तरह की दवाइयां लिखने के लिए? मुझे एक दवाई दीजिए बिल्कुल साफ, आप करिए उसको अच्छे से, आप बायोअवेलेबिलिटी चेक कराइए उसकी। बायोअवेलेबिलिटी मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है, जब मैं 4 मरीजों को डिफरेंट मेडिसिन देता हूं, मैं आफ्टर ऑल वहां बैठा हूं, मरीज को देख रहा हूं, मरीज मेरे पास आ रहा है, मैं जब देखता हूं तो एक पैरासीटामोल की दवाई है, मैं देख रहा हूं कि इस XYZ वाली दवाई ज्यादा अच्छा काम कर रही है। इट मींस बायोअवेलेबिलिटी एक चीज होती है, बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। मुझे लगता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स ज्यादा दे रही है। दूसरा मेरा आम सीधा क्वेश्चन है, आप क्यों दे रहे हैं लाइसेंस? यदि आप क्यों दे रहे हैं? यदि डॉक्टर करप्शन करता है तो आप डॉक्टर को क्यों चांस दे रहे हैं? डॉक्टर दाबड़े, ये डॉक्टर सैनी, मैं जरा सवाल ले लेता हूं। मेरे साथ डॉक्टर विरंची शाह भी हैं, लेकिन डॉक्टर दाबड़े मैं चाहूंगा कि ये वाला जो मुद्दा है बार बार, कि जो बार बार डॉक्टर्स कहते हैं कि आप फिर ड्रग मैन्युफैक्चरर्स को लाइसेंस ही क्यों देते हैं अगर ब्रांडेड नहीं चाहिए आपको? तो नहीं, ये जो दवा का जो उत्पादन है वो प्रॉफिटिंग मार्केटिंग है, और इसमें वो जो दवा की कंपनी जो ज्यादा एडवर्टाइज करती है वही बिकती है मार्केट में, ये एक सच है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो ज्यादा कीमत का दवा है वो अच्छा है, ऐसा कोई स्टडी नहीं है अभी तक। और जो बायो अवेलेबिलिटी के बारे में बात डॉक्टर सैनी ने बात किया अभी, वो लैब में टेस्ट करने से ही पता चलता है कि बायो अवेलेबिलिटी किसका अच्छा है किसका अच्छा नहीं है। लेकिन ये क्लिनिकली जब आप एक पेशेंट को मरीज दवा देते हैं तो आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते कि एक ब्रांड का दवा आपने 5 पेशेंट को दिया, दूसरा ब्रांड का दवा आपने फिर दूसरे 5 पेशेंट को दिया, तो फिर ये तो क्लिनिकल ट्रायल हो गया। आप क्लिनिकल ट्रायल नहीं कर सकते मेडिकल प्रैक्टिस में, ये गलत है। और ये नामुमकिन है। ऑलराइट सर, बायो अवेलेबिलिटी का ऑलराइट सर, यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर एक डॉक्टर ये कह रहा है कि मेरे अनुसार मैंने इतने मरीजों पर पैरासीटामोल की फलां ब्रांड की दवा का इस्तेमाल किया और मैंने अमुक रिजल्ट्स देखे जो कि जेनरिक दवा से बेहतर हैं, तो ये तो क्लिनिकल ट्रायल्स की कैटेगरी में फॉलो होना चाहिए, तो इस पर इसकी इजाजत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट डॉक्टर विरंची साहब, बिफोर आई गो इनटू द ब्रेक, आपका इस पर टेक क्या है सर, कि ये कैसे दुविधा से बाहर निकलेगा, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा कि इसके रूल्स कैसे बनाएं? जी, पहले तो इस डिस्कशन में मुझे शामिल करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरा मानना यह कि एक गलत डायरेक्शन में डिस्कशन जा रहा है। कि जो डिस्कशन ये है कि हमें चाहे फार्मास्यूटिकल कंपनी हो या डॉक्टर्स हो, कॉमन गोल है पेशेंट, और पेशेंट को कैसे हम उनका जो इलनेस है उसको कैसे अच्छी तरह से हम उसको मैनेज कर सकें। दूसरी बात रही आपकी जो कंपैरिजन की जो बात है प्राइसिंग की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है इंडिया का, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि जेनरिक के कम प्राइस है और ब्रांडेड के ज्यादा है।
They are same price across India for the same molecule. For example, ciprofloxacin tablet का price suppose X rupees है, 5 rupees per tablet है, तो चाहे वो generic हो, चाहे वो branded हो, same price है. All essential medicines का जो price है वो same है. तो हमको ये discussion में इतना clarity होना चाहिए. ब्रांडिंग की जहां बात हो रही है, इंडिया में आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में जेनरिक्स देखते हो तो वहां पर एक इनोवेटर होता है जो वो अपना रिसर्च और सारा जो एक्सपेंस है ये प्रोडक्ट से लेता है, तो उसका फॉर एग्जांपल प्राइस $10 होता है, और जेनरिक जब उसका पेटेंट एक्सपायर होता है तब जेनरिक्स आती है मार्केट में, और यूजुअली वो $10 से $1 या 50 सेंट पे प्राइस ला जाते हैं, बिकॉज एक साथ 25-50 प्लेयर्स मार्केट में आते हैं और प्राइसिंग उसका रिड्यूस हो जाता है. इंडिया में 96% ऑफ द प्रोडक्ट्स जो बेचते हैं, भले वो ब्रांड किया जाता है या नहीं किया जाता है, वेदर दे आर ब्रांडेड और कमोडिटाइज्ड, दे आर ऑल जेनरिक्स इन द इंटरनेशनल डेफिनेशन. तो हमें ये समझना होगा कि ये इंटरनेशनल कंपैरिजन इंडिया में जरूरी नहीं है, ये बहुत अलग चीजें हैं. जब एक डॉक्टर किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड की प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करता है, और डेफिनेटली बहुत सारी कंपनीज उनके पास पहुंचती है, हमें भी आपका प्रिस्क्रिप्शन सपोर्ट चाहिए, और वो अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन ब्रांड्स का प्रिस्क्राइब करते हैं. ऑब्वियसली कुछ प्रोडक्ट्स में उनको क्लिनिकल रिस्पॉन्सेज बेटर मिलते हैं, कुछ में नहीं, इतने अच्छे नहीं मिलते हैं, तो डॉक्टर के पास ये चॉइस होती है कि जिसके ऊपर उसका ज्यादा बल, बिकॉज अल्टीमेटली जैसे मैंने बताया, सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंट रिलीफ. पेशेंट का इलनेस है वो ट्रीट करना चाहिए. आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं आपकी बात को ही कंटिन्यू कर रहा हूं. आपने कहा कि अल्टीमेट गोल होना चाहिए पेशेंट. अब पेशेंट का अगर गोल रखा गया है तो मेडिकल इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा. सितंबर 25 to 2024 मेडिकल इन्फ्लेशन रेट उस वक्त 14% का था, हाईएस्ट इन इंडिया अमंग ऑल एशियन कंट्री. अब आप बताइए, जो जनरल इन्फ्लेशन रेट उस वक्त जो था वो 3.5% के आसपास था, 4% के आसपास है. और मेडिकल इन्फ्लेशन रेट अगर आपका 14% है तो फिर कोई क्यों नहीं पूछेगा कि हमारी दवाइयां इतनी महंगी क्यों हैं और डॉक्टर साहब हमें वही दवाइयां क्यों दे रहे हैं जो सबसे महंगी हैं. ये एक जेन्युइन सवाल है. एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आप लोगों के भी इसमें पक्ष समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बात चारों तरफ से उभर कर सामने आनी जरूरी है. छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. तो जेनरिक दवाई पर सुप्रीम सलाह आई है, और ये सिर्फ सलाह है, इसमें कोई आदेश या निर्देश जैसी बात नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन है. उसी के इर्द गिर्द अभी हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इस पिटीशन पर अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल ही रही है. 24 जुलाई को इसमें अगली सुनवाई होगी. डॉक्टर सैनी, एक बड़ा बात जो डॉक्टर दाभड़े ने कही कि फिर ये तो फिर क्लिनिकल ट्रायल्स की कैटेगरी में आ जाएगा अगर आप ऑब्जर्वेशन इस तरह के रख रहे हैं, तो इसका जस्टिफिकेशन क्या है सर? देखिए, मैं दोबारा से बोलूँगा कि मेरे को एज ए डॉक्टर जब मैं दवाई लिख रहा हूँ तो मेरे पास पेशेंट क्यों आएंगे ज़्यादा, जब मैं उन पेशेंट को ठीक करूँगा. यदि मैं XYZ के चक्करों में पड़ गया कि मुझे इस दवाई में इतना मुनाफा मिल रहा है, इस दवाई में मुनाफा मिल रहा है, तो मेरे पास पेशेंट ज़्यादा नहीं आएंगे. पेशेंट, मैं प्राइवेट में बैठा हूँ तो मेरे पास पेशेंट तभी आएंगे यदि मैं सस्ते दामों पर मैं उनको जल्दी से जल्दी ठीक कर पाता हूँ. यही हर जगह पे यही होगा ना, कि क्वालिटी ऑफ ड्रग. और मेरे लिए ठीक करना किस पे डिपेंड करेगा? क्वालिटी ऑफ ड्रग्स. मेरे पास कैसी क्वालिटी ऑफ ड्रग्स है. मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा, लेकिन ये पता लग जाए कि हाँ जी, ये दवाई कि क्वालिटी ऑफ ड्रग इज फाइन, ये सब कुछ ठीक है, तो आप बाकी दवाइयां बंद ही कर दीजिए ना. हम चाहते भी नहीं, हम भी यही चाहते हैं कि मरीज का दवाइयों के प्रति कम से कम पैसा खर्च हो. मैं डॉक्टर बना भी हूं, मेरे जैसे सारे लोग. डॉक्टर सैनी, सॉरी टू इंटरप्ट सर, एक सिंपल सा सवाल है मेरा. आप जैसा आपने कहा सर, आप के साथ साथ इस मुद्दे पर जो भी डॉक्टर साहब यहाँ पे आते हैं वो भी यही कहते हैं कि साहब मेरा एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस में मुझे अमुक दवाई लगती है जो मेरे मरीज के लिए बेहतर है, मैं बस इतना जानता हूं कि मेरा मरीज ठीक होना चाहिए. अब इससे ये सेंस आता है कि लगभग सभी डॉक्टर्स ये मान रहे हैं कि जेनेरिक दवाइयों में वो बात नहीं है जो बात ब्रांडेड दवाइयों में है. तो क्या सारे डॉक्टर्स मिलके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी नहीं लिख सकते कि साहब बंद कर दीजिए जेनेरिक दवाइयां बनाना? जब ये काम ही नहीं कर रही हैं मरीजों पे हमारे, तो आप क्यों पॉलिसी फ्रेमवर्क के चक्कर में पड़ रहे हैं?
सर हमने तो लिखा है कि क्यों नहीं, हम चाहते हैं कि बनाएं, उसकी बायोअवेलेबिलिटी ठीक करें। हमने तो लिखा है कि आप ड्रग के प्राइस को कंट्रोल कर रही है। जो हम बार बार कर रहे हैं कि हेल्थ फॉर ऑल में आप देख लीजिए, डॉक्टरों की एसोसिएशंस ने कई बार लिखा है। जब मैं सेक्रेटरी जनरल था, मैंने लिखा हुआ है गवर्नमेंट को कि क्वालिटी ऑफ ड्रग्स को इंप्रूव करिए, इनके प्राइस को आप कंट्रोल करिए, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है। सर बट एनपीपीए कर रहा है सर बट एनपीपीए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने प्राइस कैप किया है 2024-25। सर एक मिनट सुन लीजिए सर प्लीज। आपने बोला कि गवर्नमेंट प्राइस पे कैप करे, एनपीपीए ने डब्ल्यूपीआई के हिसाब से तय किया जाता है वहां पर प्राइस की कीमतें, और 2024-25 के लिए मैन्युफैक्चरर्स आर परमिटेड एट द रेट 1.74% प्राइस इंक्रीज। जो 748 इसेंशियल मेडिसिन हैं उन पे है 0.25% ही है सिर्फ। लेकिन जो नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स हैं उनमें तो बिना अप्रूवल के 10-10, 20-20 पता नहीं कितने परसेंट हो जाते हैं सर। तो इसमें क्या करे गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट करे ना, उसको कंट्रोल तो वही करेगी ना, क्योंकि आपने ये शो करना है कि क्वालिटी। मैंने क्या बोला, मुझे यदि क्वालिटी पे बंदोबस्त भरोसा है, मेरा मरीज मेरे को उस कट से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे को मिलने वाला है यदि मेरा पेशेंट ठीक, आपका पेशेंट ठीक हो जाए। डॉक्टर विरंची शाह आप कुछ कह रहे हैं? डॉक्टर शाह, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर शेड्यूल ड्रग है तो उसके अंदर होलसेल प्राइस इंडेक्स के हिसाब से जैसे आपने 1.7% बताया, वो प्राइस इंक्रीज पॉसिबल है, दैट इज द मैक्सिमम। और अगर नॉन शेड्यूल ड्रग्स है, बाकी के सारे जो ड्रग्स है उसमें मैक्सिमम 10% होता है। तो आपको समझना चाहिए कि इंडिया की मेडिसिन वर्ल्ड में सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। क्वालिटी में भी हमारे पास वर्ल्ड के सबसे ज्यादा WHO GMP सर्टिफाइड यूनिट्स है, हमारे पास बहुत सारी क्रेडेंशियल यूएस के बाहर के ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स है। तो हमें समझना चाहिए कि इंडिया का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और हेल्थ केयर सिस्टम काफी एफिशिएंट है, और इस प्राइस पे और इस स्पीड पे अगर ट्रीटमेंट हो रही है तो कुछ अच्छा काम डॉक्टर्स ने भी किया है, हॉस्पिटल्स ने भी किया है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने भी किया है। और ठीक है सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स है उन पे 10% का एनुअल कैप है, लेकिन उसके बावजूद ये जो दवाओं का इन्फ्लेशन है वो एक आम आदमी को मारता है, और इसी वजह से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो लगभग 63% है हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर इन इंडिया, और इसमें मेडिसिन जो है एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है हाउस होल्ड हेल्थ स्पेंडिंग का। संभवतः इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, लेकिन जैसा हमने बताया ये टिप्पणी है। राजस्थान में एक आदेश का हवाला भी दिया गया सुनवाई के दौरान। बट अब देखते हैं कि एक तरफ डॉक्टर्स की चिंताएं हैं उनके मरीजों को लेकर, और दूसरी तरफ इसके एथिकल और दूसरे इश्यूज हैं। डॉक्टर दाबड़े के पास में नहीं आ पाए आखिर में, आई एम सो सॉरी सर, बट आपका जो विचार है वो हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि किस तरह से शो में हमने समाहित किया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर दाबड़े, डॉक्टर विरंची शाह, डॉक्टर सैनी सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। नमस्कार।